हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज फिर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने वाले हैं और आपको ये सीरीज प्रीवियस ईयर की कैसी लग रही है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, वो भी आप लगातार कमेंट में पूछते रहें। आपको कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी मुझे लगातार आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं वो टॉपिक आपके लिए स्पेशली क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता रहूँगा लगातार। और आज हम फिर से वो देख रहे हैं, हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये देखिए, ये है हमारे यूजीसी नेट के जो जेआरएफ में पिछली बार और पिछली बार से पिछली बार के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो देख लेते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास इज वीक यू शुड। क्या कहता है कि अगर आपकी कक्षा के अधिकांश छात्र क्या हैं, कमजोर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। एज अ टीचर आपको क्या करना पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए जो अच्छा रहेगा। पहला ऑप्शन क्या कहता है, नॉट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कि जो बच्चे पहले से ही सक्षम है और इंटेलिजेंट है उसके बारे में आप क्या ना करो, केयर ही ना करो। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा हमारा क्या है ऑप्शन, कीप यूर स्पीड ऑफ टीचिंग गैस टू द स्टूडेंट कॉम्प्रेशन लेवल में इंक्रीज, कि आप अपनी क्या कर लो, टीचिंग की जो स्पीड है उसको कम करो, या फिर जो कंप्रेशन लेवल है वो बच्चों का उसको बढ़ाओ किसी तरीके से। सी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, कीप योर टीचिंग स्लो विच कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल टू ब्राइट स्टूडेंट, कि जो टीचिंग का जो लेवल है, जो टीचिंग का जो पेस है वो क्या कर देना चाहिए, थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए, जिससे क्या होगी, जो ब्राइट स्टूडेंट है उनको भी हेल्प मिलेगी। और डी ऑप्शन क्या कहता है, कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू द ब्राइट पीपल। तो क्या करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, कीप योर टीचिंग स्लो, आप अपने टीचिंग को स्लो कीजिए विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल, जो ब्राइट पीपल है उनकी डायरेक्ट उनको क्या दें, एक्स्ट्रा गाइडेंस भी साथ में दें। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि कंप्रेशन लेवल आप कैसे बढ़ाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन क्या कहता है, कीप योर टीचिंग स्लो विच कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल टू ब्राइट स्टूडेंट, तो डायरेक्टली ये क्या नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या कहता है, हमारा डी ऑप्शन क्या कहता है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो टीचर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू द ब्राइट पीपल। तो बच्चों के एक्स्ट्रा गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाए और साथ में टीचिंग को भी क्या रखे, स्लो ही रखे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम विच फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कहता है कि पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जैसे करिकुलम तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि टीचर्स एबिलिटी, कि टीचर के अंदर क्या एबिलिटी है वो, या चिल्ड्रंस स्टूडेंट कैपेबिलिटी एंड नीड्स, कि जो चिल्ड्रन है या स्टूडेंट है उनकी कैपेबिलिटी और उनकी नीड के अनुसार, या नेशनल आइडियोलॉजी, जिसके ऊपर हमारा जो नेशनल है हमारा देश है उसकी क्या आइडियोलॉजी है उसके अनुसार, या फिर सोशल एंड कल्चरल आइडियल्स के अनुसार, या सोशल या कल्चरल आइडियल के अनुसार। तो इसमें आपको क्या लगता है कि टीचर एबिलिटी, टीचर की एबिलिटी के अनुसार तो पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है। और सी हमारा क्या है, नेशनल आइडियोलॉजी, नेशनल आइडियोलॉजी भी हमारा नहीं हो सकता, इसको भी हम कट कर देंगे। डी क्या कहता है, सोशल एंड कल्चरल आइडियाज। अभी दो ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे, चिल्ड्रन कैपेबिलिटी और नीड्स, और डी ऑप्शन कहता है सोशल एंड कल्चरल आइडियाज।
तो हमें पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जो हमारी एनसीईआरटी है, क्या है हमारी एनसीईआरटी, एक संस्था है जो हमारी गवर्नमेंट की है, वो भी पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए क्या निर्धारित करती है, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा 6 से 12 साल तक का बच्चा की एबिलिटी क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है, उसके अनुसार क्या किया जाता है, सिलेबस को तैयार किया जाता है, करिकुलम को बनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा राइट आंसर क्या होगा, चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी एंड नीड्स। क्या होगा हमारा राइट आंसर, चिल्ड्रन कैपेबिलिटी और नीड्स के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हमें करिकुलम को तैयार करना चाहिए, करिकुलम को तैयार करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्या कहता है। देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडिक्वेट। कि सीखने की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सही बात है, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सबसे उपयुक्त है। सीखने की बहुत सारी परिभाषाएं हैं कि कोई पढ़कर सीख सकता है, कोई सुनकर सीख सकता है, कोई लिख के सीख सकता है, या किसी को विचारों को आदान प्रदान के अनुसार कोई एनवायरनमेंट से सीख सकता है या देखकर सीख सकता है। तो सीखने की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग तरीके की परिभाषाएं होती है। तो इनमें से जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी परिभाषा है जो हमारी उपयुक्त है, जो ठीक है, देख लेते हैं क्या कहता है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि एक ऐसी परिभाषा जो सीखने की जो क्या कर दे, आपके बिहेवियर में क्या कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे। या फिर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, कि जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करे। या फिर द एक्विजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, कि जो आपकी एक्विजिशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी नॉलेज है उसको बढ़ाए या उसकी नॉलेज को क्या करे, ऑर्गेनाइज करे। या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, सिर्फ एक स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए तो हम सीखना नहीं मान सकते। एक्विजिशन नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ये भी अकेला हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी हम नहीं मान सकते कि अकेले हमारी क्या करे, एक्विजिशन और ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की एक्विजिशन करे और ऑर्गेनाइजेशन करे। या फिर ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, तो अगर 2 ही ऑप्शन काट के तो ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कि एक बच्चा अगर कोई चीज़ सीख रहा है, हमें एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि एक बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है और वो बच्चा अपने बिहेवियर में भी साथ साथ में क्या लेकर आ रहा है, चेंज लेकर आ रहा है। अगर बच्चे की बिहेवियर में चेंज नहीं होगा तो बच्चा, हम मानते हैं कि बच्चा क्या सीखा, बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाया। अगर बच्चे के अंदर कोई चीज़ें ऐसी गलत आदतें हैं और टीचर्स अगर उसकी आदतों को क्या कर रहा है, लगातार सिखा रहा है, या फिर वो बच्चा भी खुद क्या कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, कोई चीज़ के बारे में सुन रहा है और उसको नेगलेक्ट, उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बिहेवियर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो सीखने की परिभाषा क्या होगी, हमारी सबसे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्या हो जाएगा, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ट फॉर इंफॉर्मेशन कलेक्शन। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य सूचना संग्रहण से है। कि जो हमारी सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना, इकट्ठा करना, संग्रहण करना, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बनाना, वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है, स्केड्यूल। बी ऑप्शन क्या है, रिपोर्ट। सी ऑप्शन क्या है, प्लान। और डी ऑप्शन क्या है, स्कोप। तो ये स्कोप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सूचना का संग्रहण, सूचना का कलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता स्कोप। एक प्लान, प्लान को हम किस तरीके से लेते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी हमने तैयार की या कोई प्लान तैयार किया कि इस चीज़ को हमें ऐसे करना है, तो एक क्या हुआ, प्लान हुआ। सूचना का संग्रहण तो वो भी नहीं हुआ हमारे पास। रिपोर्ट, एक रिपोर्ट भी क्या है हमारी, एक रिपोर्ट भी हमारी बिल्कुल क्या है कि छोटी क्या रहेगी, एक छोटी ही मात्रा में हमें क्या देती है, एक सूचना देती है, लेकिन पूरा सूचना का हमारे पास क्या नहीं हुआ, ये भी कलेक्शन नहीं हुआ। तो रिपोर्ट भी हम
नहीं कह सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्केड्यूल। कि एक स्केड्यूल अगर हमने किसी भी चीज़ का तैयार कर लिया कि इस चीज़ को हम इस तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे, तो हम मान सकते हैं कि आपके पास क्या है, सूचना है, जो आपके पास जो जानकारी है वो आपके पास जानकारी क्या है, पूरे तरीके की जानकारी है। जैसे अगर हम कोई भी एक क्या करते हैं, एक स्केड्यूल बनाते हैं, हम सिंपल सा तरीका लेते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम टाइम टेबल नोट करते हैं। जैसे हम कोई भी हमारा रूटीन का टाइम टेबल हम क्या कर लेते हैं, बनाते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, सभी सूचना होती है कि हम सुबह उठकर क्या करेंगे, उसके बाद हमें कितने घंटे स्टडी करना है, उसके बाद हमें कितने घंटे क्या करना है, नैपिंग करनी है, कितने घंटे हमें फूड के लिए चाहिए, हमें आराम करने के लिए चाहिए, तो कितने घंटे हमें क्या करना है, फ़ोन भी देखना है, फ़ोन तो बहुत ज़रूरी है देखना, तो हम उसके लिए भी समय स्पेशली क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये एक हमने क्या किया, शेड्यूल को तैयार किया। क्यों किया, कैसे किया? क्योंकि हमारे पास क्या था, एक संपूर्ण जानकारी थी, एक क्या था, हमारा सूचना का संग्रहण था, इन्फॉर्मेशन का क्या था, कलेक्शन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं। टीचर शुड स्टडी द एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज, शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, क्यों? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी देखिए, जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर। ये मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था आपको। शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए शिक्षकों को? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, शिक्षकों को क्यों करना चाहिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे डू नॉट नो इट। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो जानते नहीं है। दे डू नॉट हैव देयर ओन फिलोसफी, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पर्सनल फिलोसफी नहीं है। इसलिए फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ डिसिप्लिन, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। ये शिक्षकों के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई, ये तो डायरेक्टली क्या है, स्टेटमेंट है कि फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ डिसिप्लिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी। कि जो क्या कर सकते हैं, अगर शैक्षिक दर्शन को पढ़ेंगे तो जो खुद की जो फिलोसफी है उसको भी क्या करेंगे, क्लैरिफाई, और उसको अपने वर्क को क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई शुड यू प्रेफर टीचिंग टू अदर प्रोफेशन, कि आप अन्य पेशे की अपेक्षा शिक्षण को क्यों प्राथमिकता देनी चाहिए? कि हमारा जो एक टीचर है या हमारी एक क्या है, टीचिंग है, हमारा एक शिक्षण है जो, या फिर हमारा डॉक्टर है, प्रोफेशन है एक, या हमारे इंजीनियरिंग है एक, क्या है, एक प्रोफेशन है। जितने भी हमारे प्रोफेशन हैं, तो सबसे अहम या सबसे ज़्यादा हमें किसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए या किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? वो टीचिंग को देनी चाहिए। और वो क्यों देनी चाहिए वो हम आज देख लेते हैं। क्यों देनी चाहिए? ऑप्शन देख लो क्या कहता है, ऑप्शन देख लो, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब देखो ऑप्शन देखो क्या कहता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मानवता के लिए क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, इसलिए। फॉर लव ऑफ टीचिंग, कि आप टीचिंग से प्यार करते हैं, इसलिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इसको तो पहले से ही काट दो। आपको अगर कोई ऑप्शन ऐसा लगता है कि हाँ ये नहीं हो सकता, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसी समय काट सकते हैं। फॉर लव टू यंग, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका भी, ऑप्शन का, इसको भी काट सकते हैं। फॉर मास्टरी और द सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, कि वो क्या कर लेता है, अपने टीचिंग में मास्टरी कर लेता है। ये भी कोई खास ऐसा ऑप्शन हमें नहीं मिला कि हम इसको कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, ऑप्शन का आंसर नहीं होगा राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या हो जाएगा? फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेस्ट वे
बाय द टीचर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट बाय, कि एक टीचर को एक नया जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस करना है क्लास में, तो एक बेस्ट वे क्या होगा, बेस्ट वे अच्छा तरीका क्या होगा, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या कहता है, गिविंग अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है उसकी एक ब्रॉड आउटलाइन दे दे, उसके बारे में बता दे कि ये हमारा सब्जेक्ट है। जैसे साइंस के बारे में बताना, तो हम साइंस के बारे में एक ब्रॉड आउटलाइन दे दे कि साइंस है, ये है, और हमारा जैसे जिस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं जिसके अंदर कोई रिएक्शन होती है, या फिर हमारा पानी को हम उबालते हैं, या फिर दूध हमारा फटता है, दही बनता है, तो ये क्या है, एक ऑल अबाउट हमारा क्या है, एनवायरनमेंट में हमारा साइंस चल रहा है ना। तो ये क्या हमारे एक सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या किया, एक आउटलाइन दिया। यह हो सकता है, या फिर बी ऑप्शन कहते हैं रिलेटिंग इट टू डेली लाइफ सिचुएशन, जो हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस हैं उसके साथ रिलेट करना। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि दूध से दही का बनना, यह हमारा क्या है, डेली लाइफ का एक हमारा एग्जांपल हो गया, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं। या सी ऑप्शन क्या कहते हैं, रिलेटिंग टू द इट टू प्रीवियसली स्टडी सब्जेक्ट और कोर्स मटेरियल, उसको एक इस तरीके से रिलेट करना कि आपने पीछे क्या पढ़ा, आपका जो स्टडी मटेरियल था वो क्या था उस समय, और आप आगे क्या पढ़ रहे हैं, तो वो पीछे वाले से कनेक्टेड किस तरीके से है, उसको इस तरीके से दिखाना। तो आई थिंक इसका आंसर क्या होगा, ये ऑल ही होंगे। क्या होगा, ऑल ही हो जाएंगे, क्योंकि एक आउटलाइन भी देना बहुत ज़रूरी है, डेली लाइफ की सिचुएशन से उसको कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और जो प्रीवियसली जो स्टडी किए हैं जो सब्जेक्ट और जो अपने कोर्स मटेरियल है उसको भी जानना साथ साथ में बहुत ज़रूरी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। क्या है, ऑल ऑफ दीज। क्या है, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या कहता है, एज अ टीचर यू शुड नॉट डिमांड योर pupils which is beyond their stage of growth. If you do so, it only cause, कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थी से ऐसे कोई भी मांग नहीं करते जो उसके विकास के स्तर से अलग हो या परे हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे केवल क्या होगा कि एक टीचर अपने विद्यार्थियों को, अपने क्लास के स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि उनके जो विकास का स्तर है वही बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। क्या है, उनकी जो ग्रोथ है उसी में लगा हुआ है, उससे अलग कोई काम नहीं करवा रहा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उससे केवल क्या होगा, उससे अगर ऐसा ही हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं। पहला क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन। अगर आप लगातार क्या ही कर रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ 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 पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को और कोई भी अदर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करवा रहे हैं, तो उससे वो क्या माना जाता है, फ्रस्ट्रेशन। बी क्या कहता है, फ्रस्ट्रेशन, हाई टेंशन एंड नर्वसनेस, बच्चों में ऐसा हो सकता है। या एनकरेज द फॉर मोर लर्निंग, या फिर वो क्या करेगा, क्या करेगा कि जो लर्निंग है उसको ज़्यादा एनकरेज करेगा। क्या करेगा, लर्निंग को क्या करेगा, ज़्यादा एनकरेज करेगा। जल्दी कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ये क्या कहता है, फ्रस्ट्रेशन। देखिए अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है तो बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होना बहुत ही लाजमी है, फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही होगी। सी क्या कहता है, एनकरेजमेंट फॉर मोर लर्निंग। तो देखो अगर फ्रस्ट्रेशन होगी तो वो मोर लर्निंग पे एनकरेजमेंट नहीं होगी। क्या नहीं होगी, मोर लर्निंग पे एनकरेजमेंट नहीं होगी। अगर सी कट गया तो हमारा ये भी कट गया, हमारा फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही होगा। हाई टेंशन एंड नर्वसनेस, तो हाई टेंशन और नर्वसनेस भी बच्चे के अंदर आएगी, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, हाई टेंशन एंड नर्वसनेस। क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, हाई टेंशन एंड नर्वसनेस। बच्चे के अंदर अगर एक ही लगातार ग्रोथ पे बात की जाए, या बच्चों को कोई और भी बातें ना की जाए, बच्चों के साथ ना कोई एक्टिविटी की जाए, तो बच्चों में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी,
उनके टेंशन बढ़ेगी और उनके अंदर नर्वसनेस आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर जनरली आस्क क्वेश्चन टू हिज पीपल ड्यूरिंग द लेक्चर व्हाई। कि टीचर अपनी क्लास में पढ़ाते समय बच्चों से लगातार क्या कर रहा है? क्वेश्चंस कर रहा है। तो क्वेश्चन क्यों कर रहा है या उसको क्यों करने चाहिए? आर स्टूडेंट लिसनिंग द लेक्चर अटेंटिवली, कि उसके क्लास के बच्चे लगातार लेक्चर को सुनते रहें इसलिए। टू नो विच स्टूडेंट इज ब्रिलियंट वन, ये जानने के लिए कि क्लास में सबसे ब्रिलियंट बच्चा कौन सा है। या टू नो वेदर द स्टूडेंट आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नोट, कि बच्चे लेक्चर को सुन पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं या नहीं। टू हेल्प द स्टूडेंट, या बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो देखिए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हमें अटेंटिवली और ये ब्राइट स्टूडेंट और हेल्प की ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। बच्चों और को क्लास करवाते समय टीचर क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि वो जान सके कि बच्चों को जो क्लास में वो लेक्चर दे रहा है, जो भी टॉपिक समझा रहा है, वो उन बच्चों को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। इसलिए टीचर क्या करता है? बार बार बच्चों से क्या कर लेता है? क्वेश्चन पूछता है कि हाँ बच्चों बताओ ये समझ आया या नहीं आया। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे बार बार में कि हाँ आपको क्या लगता है ये समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया तो मैं क्या कहता हूँ? आप इसको कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। अगर हम ऑफलाइन होते तो मैं आपसे डायरेक्टली क्या करता? क्लास में ही उस चीज में आपको उठवा के आपसे पूछ लेता कि बताओ क्या हुआ, या आपको समझ आया नहीं आया। अगर आप नहीं बोलते तो मैं आपको क्या करता? दोबारा करवाता। फिर भी नहीं आता तो मैं आपको फिर से समझाता, अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझाता। तो इसलिए टीचर क्यों पूछता है क्वेश्चन? क्योंकि समझ आ जाए कि बच्चों को वो टॉपिक अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 क्वेश्चन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहते हैं? एक कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव शुड नॉलेज इन राइट ऑर्डर, कि एक सक्षम शिक्षक को सही क्रम का ज्ञान होना चाहिए। एक टीचर है क्लास में, कोई भी काम क्लास में लेक्चर लेगा, तो इनमें से उसके काम करने का और उसके पढ़ाने का, उसके टीचिंग का कौन सा जो प्रोसेस है वो सही होगा? सिंपल सा यही क्वेश्चन है। तो क्या होगा? या तो वो क्या करे? पहला ऑप्शन क्या कहते हैं? प्रैक्टिस, कंसेप्ट, थ्योरी एंड रिसर्च। पहले प्रैक्टिस करे, फिर कॉन्सेप्ट लेकर आए, फिर थ्योरी ढूंढे, फिर रिसर्च करे। ये तो मुश्किल ही है। सेकंड देख लेते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी आई, फिर उसके ऊपर रिसर्च किया, फिर कॉन्सेप्ट हुआ, फिर प्रैक्टिस की। या फिर सबसे पहले क्या आया? कॉन्सेप्ट आया, फिर थ्योरी बनी, फिर प्रैक्टिस की, फिर रिसर्च हुआ। या फिर हमारा क्या हो जाएगा? पहले रिसर्च हुआ, फिर प्रैक्टिस किया, फिर कॉन्सेप्ट हुआ, और फिर क्या हुआ? थ्योरी हुआ। फिर क्या हुआ? थ्योरी हुआ। क्या हुआ? थ्योरी हुआ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास रिसर्च या हमारे पास क्लास में सबसे पहले क्या आता है? हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है। हमने जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या आया कि दही से दूध से हमें क्या बनाना है? दही बनाना है। वो एक हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट था। फिर हमने उसका क्या किया? हमने उसका थ्योरी पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? उसका थ्योरी पढ़ा। क्या थ्योरी लिखा उसका, कि थ्योरी पढ़ा उसका कि किस तरीके से दूध को गर्म करके उसके अंदर क्या डाला जाता है? लस्सी को डाला जाता है। फिर वो अगले दिन क्या बन जाता है? दही बन जाता है। फिर हमने उसको प्रैक्टिस करके देखा, फिर हमने एक दिन उसको बना के देखा, वो दही बना। एंड मोमेंट पे उसको क्या बना वो दही। तो ये हमारा क्या हो गया? एक रिसर्च हो गया। क्या हो गया? हमारा रिसर्च हो गया कि हमने इस तरीके से क्या कर लिया? एक रिसर्च कर लिया, एक चीज को हमने बना लिया कि एक कोई कंसेप्ट था कि हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसको थ्योरी को लिया, फिर उसको प्रैक्टिस की, और उसका हमने क्या कर लिया? एक रिसर्च को डेवलप कर लिया। क्या कर लिया? रिसर्च को डेवलप कर लिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फाइनल एनालिसिस टीचिंग मस्ट बी थॉट ऑफ मेनली एज अ प्रोसेस ऑफ। अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को मुख्य रूप से एक प्रक्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए। मतलब एंड मोमेंट पर अगर हम जो हमारी टीचिंग है उसको हम क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उसको। ऑप्शन क्या कहता है, आस्किंग क्वेश्चन एंड इवैल्यूएटिंग द लर्निंग, कि सिर्फ और सिर्फ यही टीचिंग क्या है, क्वेश्चन पूछना और बच्चों को इवैल्यूएट करना, कि इवैल्यूएट करना कि बच्चों के कितने नंबर आए हैं, कैसे आए हैं। या डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्यूपिल, कि जो बच्चे हैं, प्यूपिल किसको बोलते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं, कि बच्चे हैं उनकी जो एक्टिविटी है उनको डायरेक्ट करना। या फिर हियरिंग रिसाइटेशन ऑफ प्यूपिल्स, कि जो बच्चे क्या कर रहे हैं, व्याख्यान सुना रहे हैं, जो बार बार बच्चे क्या करके याद करके सुना रहे हैं, उनको क्या करना, बच्चों का याद करके जो बच्चे सुना रहे हैं उसको क्या करना, सुनना। या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हम क्या क्वेश्चन है कि लास्ट में हमें एंड मोमेंट पर हम क्या मानते हैं टीचिंग को, आस्किंग क्वेश्चन है, इवैल्यूएटिंग द लर्निंग। हम ये कभी नहीं मान सकते कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बच्चा बता दे और उसको हम नंबर दे दें। तो ये हमारे शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये प्रक्रिया भी नहीं है। हियरिंग तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे ही कट गया। हियरिंग रिसाइटेशन ऑफ पीपल, तो बच्चे जो याद करते हैं उसको सुनना भी कोई अंतिम विश्लेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्यूपिल, कि बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हम डायरेक्ट करना चाहिए कि बच्चा बेटा ऐसे ये चीज़ आप कर रहे हो, थोड़ा सा इसको इस तरीके से करो, ये अच्छा हो जाएगा और आप इस तरीके से इसको सही कर पाएंगे। तो मेन उद्देश्य हमारा क्या है शिक्षण का, टीचिंग का मेन उद्देश्य ही ये है कि बच्चे अपनी समझ से क्या करें, अच्छे हो जाएं, अपनी समझ को ज़्यादा विकसित कर पाएं, अपने बिहेवियर में क्या कर पाएं, मॉडिफिकेशंस कर पाएं। तो हम टीचर्स का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को क्या अपने आप खुद सोचने की प्रक्रिया के अंदर भी बच्चे आ जाएं और उनको बच्चों को क्या करना, टाइम टू टाइम डायरेक्ट करते रहना कि ये इस तरीके से ये काम हो जाएगा। अकेला आंसर या क्वेश्चन सुनना या फिर बच्चों से सुनना, ये चीज़ें हम टीचिंग के उद्देश्य के अंदर नहीं आती। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, बी हो जाएगा हमारा, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्यूपिल। क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्यूपिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ टीचर कमांड प्रेस्टीज अथॉरिटी स्टीम एंड रिस्पेक्ट, ही शुड मेक यूज ऑफ इट थ्रू सजेशंस, ही शुड नॉट ट्राई टू कमांड रिस्पेक्ट थ्रू। एक शिक्षक प्रतिष्ठा, सम्मान और अधिकार पाने का काम करता है तो उसे सुझाव के माध्यम से उपयोग करना चाहिए, उसे सुझाव के माध्यम से सम्मान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, एक शिक्षक की, कोई शिक्षक है उसकी क्या चाहत है कि उसको अधिकार मिले, उसको सम्मान मिले, उसको प्रतिष्ठा मिले, उसको आदर मिले और उसको वो चीज़ें उपयोग भी करने चाहिए, लेकिन उसे ये पाने के लिए क्या उपयोग में चीज़ें नहीं लेकर आनी चाहिए। क्या नहीं लेकर आनी चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्कॉलरशिप, की स्कॉलरशिप मिले, पनिशमेंट एंड क्रिएटिंग रिवोल्टिंग सिचुएशन, कि कोई भी रिवोल्टिंग सिचुएशन है उसको पनिश करें, एक्सपीरियंस, चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, कोई टैक्ट लगाए, कोई ऐसी थ्योरी बनाए या कोई ऐसा फैक्ट लगाए, टैक्ट लगाए जिससे चीज़ें आसान हो जाएं। तो टीचर को क्या क्या करना चाहिए देख लेते हैं। स्कॉलरशिप आयोजित करनी चाहिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना चाहिए और टैक्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए टीचर को, पनिशमेंट एंड क्रिएटिंग रिवोल्टिंग सिचुएशन को कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे उसके प्रतिष्ठा और सम्मान पर आंच आ जाए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी कि जिसके उसके प्रतिष्ठा और सम्मान, अधिकार और जो आदर है उसका वो कम हो। तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी पनिशिंग और क्रिएटिंग रिवोल्टिंग सिचुएशन को कभी भी दंड और कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए ऐसी जिससे क्या हो जाए, लड़ाई या झगड़ा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही, अगर टीचर सक्सेसफुल है कैसे, अगर वो क्या है,
know his subject thoroughly well, produce 100% result, it's approachable, publishes paper in journal of repute। पहला ऑप्शन क्या है? known his subject thoroughly well। सेकंड ऑप्शन क्या कहते हैं? produce 100% रिजल्ट। टीचर क्या वही सफल है जो 100% रिजल्ट देता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हम क्या कह रहे थे, टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे की बिहेवियर पर मॉडिफिकेशन करना चाहिए, है ना। तो अकेला रिजल्ट के ऊपर मायने नहीं रखता कि टीचर सक्सेसफुल है या नहीं। इट्स अप्रोचेबल, ये भी नहीं हो सकता कि वो अप्रोच करे। पब्लिश पेपर इन जर्नल, या फिर एक टीचर ऐसा है जिसके बहुत सारे क्या पेपर पब्लिश हो चुके हैं, उसने बहुत सारी रिसर्च कर ली और वो सफल हो गया, ऐसा भी नहीं है। वो कब सफल होता है? कब सफल होता है टीचर? जब वो अपने सब्जेक्ट को क्या करता है, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल एक एक तरीके से नॉलेज से जानता होगा। अपने जो सब्जेक्ट है उसको थ्रूली वेल जानता होगा। अपने उसकी सब्जेक्ट पर इतनी अच्छी कमांड होगी कि बच्चा का कोई भी क्वेश्चन अधूरा न रह जाए पूरी क्लास में। बच्चा अगर कोई भी क्लास में क्वेश्चन पूछ ले कि ये सर किस तरीके से क्या होगा, तो वो कोई भी क्वेश्चन अधूरा ना रहे, वही टीचर क्या होता है, एक सक्सेसफुल माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं आप सभी से यही कह रहा हूं कि आप लगातार क्लास में जुड़े रहिए, और ये जो अपनी सीरीज है PYQ की, ये आप लगातार देखते रहिए। अगर आप हर रोज ये सीरीज देखते रहेंगे तो मैं अब की बार आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी बार जून 2025 में आपके JRF कंप्लीट होगी ही होगी। आपके JRF आपकी बार लगेगी। कोई नहीं रोक सकता है आपको JRF से। तो आपको मन लगाकर अब की बार ये पूरी तो पढ़ाई करनी है, और आपको कोई भी अगर अलग अलग कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है जो आपकी रुकावट बने। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच द स्कूल पर्सनल हैव बीन इंटरेस्टेड इज दैट, कि स्कूल कर्मियों को जो प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है वो क्या है? कि जो स्कूल के जो कर्मी हैं, जो स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या आता है? इट हार्मोनाइज द चिल्ड्रंस नीड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी बोथ, कि जो बच्चों की जो नीड है उसको भी पूरा करे, जरूरत को भी पूरा करे, और जो सोसाइटी है उसकी भी जो डिमांड है उसको पूरा करे। इट मेक्स द चाइल्ड एबल टू गेट जॉब, या फिर वो ऐसा बना दे कि बच्चा जॉब ले ही ले। इट प्रिपेयर्स द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, या फिर वो स्कूल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या कर ले, जरूरतों के हिसाब से बच्चों को स्कूल के प्रोग्राम के अंदर लगातार काम करवाता रहे। तो एक जो स्कूल के कर्मी हैं उनको क्या क्या होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो स्कूल के जो हमारे टीचर्स या जो भी स्कूल के जो भी पर्सनल हैं उनकी क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी जिम्मेदारी। इट हार्मोनाइज द चिल्ड्रंस नीड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी बोथ, कि जो सोसाइटी की नीड है उसको भी पूरा करें, और जो बच्चों की जो हार्मोनाइज जो नीड है, जो बच्चों की जो महत्वपूर्ण जो जरूरतें हैं उनको भी क्या किया जाए, पूरा किया जाए, उनको भी क्या किया जाए, पूरा किया जाए। क्वेश्चन तो हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको लगातार करवाता रहूंगा। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जो UGC नेट की 2025 जून के लिए तैयारी कर रहा है उसको अपनी वीडियो भेजें, और PYQ की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, और जून 2025 में अब की बार हम JRF क्लियर करके ही रहेंगे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।